Welcome back, students. This is second class of topic solid state. Second lecture of solid state. Clear? We have discussed one type of solid on the basis of interaction force or intermolecular force or type of intermolecular force. Now we will discuss the type of solid on the basis of geometry. Geometry. सॉलिड की डेफिनेट ज्योमेट्री है या इरेगुलर ज्योमेट्री है, इसके बेसिस पे हमने सॉलिड को दो टाइप में डिवाइड किया। यह है फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड इज एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस का मतलब ये ग्रीक वर्ड है, एमोर्फस का मतलब जिसकी कोई शेप ना हो, जिसकी कोई शेप ना हो, नो शेप। एमोर्फस नो शेप यानी इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन, सेकंड इज एमोर्फस सॉलिड। Difference between crystalline and amorphous solid frequently asked in board exams. So we will discuss difference between them by a table. So we should draw the table. First, left side we should write crystalline solid, and second is amorphous solid. Amorphous solid. Yes, we will differentiate both crystalline and amorphous solid. First difference on the basis of geometry. So crystalline है, इसका मतलब क्या है? इसकी ज्योमेट्री फिक्स ज्योमेट्री यानी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। इसकी क्या होगी? फिक्स ज्योमेट्री होगी, कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री होगी। तो हम बोल देंगे इसकी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री होगी। जबकि हम बोल रहे हैं एमोर्फस की क्या होगी? इरेगुलर ज्योमेट्री यानी इसकी कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होगी। हम कह रहे हैं इसकी जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसकी फिक्स ज्योमेट्री यानी एक डेफिनेट शेप होगी, जबकि इसकी शेप डेफिनेट नहीं होगी। क्लियर है? इरेगुलर होगी, चेंज होती रहती है, कोई फिक्स नहीं होगी। क्लियर? सेकंड हम कह रहे हैं इनके जो कंपोनेंट है, इनके कंपोनेंट जो है वो हम बोल रहे हैं क्या? एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं। डेफिनेट ऑर्डर में कंपोनेंट यानी जो पार्टिकल्स होंगे जिससे मिलके बना होता है, तो कंपोनेंट क्या होंगे? कंपोनेंट अरेंज्ड इन फिक्स ऑर्डर। डेफिनेट ऑर्डर में या फिक्स ऑर्डर में ये अरेंज्ड होते हैं, जबकि इसमें क्या होगा? इरेगुलर ऑर्डर में होगा। यानी हम कह रहे हैं इसके जैसे क्रिस्टलाइन है, इसके एक फिक्स लाइनियर ज्योमेट्री है, तो ऐसे लाइन में क्या होंगे? कंपोनेंट अरेंज्ड होंगे। जबकि इसके हम कह रहे हैं कहीं लाइन में है, कहीं ऊपर नीचे है, कहीं बीच में है, यानी इसके कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं होगा। ये होंगे इरेगुलर ऑर्डर में, जबकि ये रेगुलर फिक्स डेफिनेट ऑर्डर होते हैं। थर्ड हम डिफरेंस देख रहे हैं इनके, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? यानी हम दूर दूर तक जाएंगे, तो चाहे इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, यदि क्रिस्टलीय सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जो अरेंजमेंट का ऑर्डर है, कंपोनेंट के अरेंजमेंट का ऑर्डर है, वो क्या होगा? फिक्स होगा। यहां और यहां सेम ही ऑर्डर होगा। सेम ऑर्डर में क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। जबकि हम बात करें इधर, तो हम इसको बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब ये है थोड़ी दूर तक तो ये एक फिक्स, थोड़ी देर तक तो एक रेगुलर ऑर्डर में होंगे, उसके बाद में इरेगुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे। यानी इनकी रेंज जो है वो क्या होती है? छोटी होती है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर?
Clear? Next we will discuss the melting point. Third, this is fourth point, melting point. इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन का, वो क्या होता है शार्प, यानी एक फिक्स पॉइंट होगा। जैसे हम बोले 72 डिग्री सेल्सियस मीन 72 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? एक फिक्स पॉइंट होता है, जबकि इसके क्या होगा क्रिस्टलाइन का एक फिक्स यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि इसका हम बोल रहे हैं कि क्या होगा डिफ्यूज ऑर्डर होगा, यानी इनडेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, पहले जैसे इसका हम बोल रहे हैं कभी 72 डिग्री सेल्सियस नहीं फिक्स, हमने कहा इसका रेंज में होता है, जैसे हमने कहा 72 75 डिग्री सेल्सियस कुछ भी हो सकता है, इस टेम्परेचर के बीच में हो सकता है पहले थोड़ा सॉफ्ट हो और उसके बाद में थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते ही मेल्ट हो जाए। क्लियर? यानी इनका कोई फिक्स डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प बोले या फिर डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट बोले, एक ही बात है। क्लियर? तो यह है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोट्रोपी। ये क्रिस्टलाइन जो होते हैं ये क्या होंगे, इनकी आइसोट्रोपी की बात करें, क्या होती है आइसोट्रोपी अभी बात करेंगे, पहले इनमें डिफरेंस लिखते हैं। तो ये क्या होंगे एनआइसोट्रोपिक, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं, एन आइसोट्रोपिक, जबकि एमोर्फस सॉलिड है वो क्या होते हैं आइसोट्रोपिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिए, एन आइसोट्रोपिक का मतलब जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम इसके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक किसी एक पॉइंट की स्टडी करें, किसी एक प्रॉपर्टी की, जैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करें, जैसे थर्मल कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, इन सब की बात करें, यानी इन प्रॉपर्टी की बात करें, तो हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर जाने पे ये जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इनकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो एटम्स हैं इनके जो कंपोनेंट है वो ऐसे अरेंज होते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, हम बोल रहे हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर जाएंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे थर्मल कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस, ऑल दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, यानी इनकी वैल्यू सेम नहीं मिलेगी, सेम नहीं है, इसलिए एन आइसो सेम नहीं है, इसलिए एन आइसोट्रोपिक। जबकि इधर ऐसा नहीं होता है, इनकी कहीं भी जाए पूरे जो ज्योमेट्री है पूरी में हम बोल रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सब जगह सेम मिलेगी, इसलिए ये हो जाएंगे एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, यस। नेक्स्ट डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, हम बोल रहे हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है यही है असली, ये है असली, ये है नकली, ये है असली सॉलिड, यानी जो रियल सॉलिड है वो क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही बोलते हैं हम रियल सॉलिड, जबकि वो झूठे हैं, झूठे हैं, इनको हम बोलेंगे स्यूडो सॉलिड, या इसी को एक और नाम दिया जाता है, इंपॉर्टेंट नाम, सुपर कूल्ड लिक्विड, यस, इंपॉर्टेंट नाम सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज सुपर कूल्ड लिक्विड और व्हाई अमोर्फस सॉलिड इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्योंकि इन जो अमोर्फस सॉलिड है इनको यदि बहुत ज्यादा ठंडा किया जाए तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, अदरवाइज ये लिक्विड ही थे एक तरह से। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे सालों से घर में विंडो लगे हैं, घर की विंडो में जो कांच लगे हैं, कांच जो है वो अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। तो कांच, ग्लास जो है वो धीरे धीरे देखना, कभी ध्यान से, सालों से यदि लगे हैं, हर किसी का फिक्स नहीं है टाइम, लेकिन सालों से यदि ऐसे विंडो लगे हैं तो ये धीरे धीरे बेस से मोटे होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का जो ग्लास है, ऊपर का जो शीशा है, ये पिघल के नीचे आते जाता है। इनकी जो फ्लोइंग कैपेसिटी होती है, बहने की दर, बहने की जो रेट होती है, यानी
मूवमेंट की जो रेट होती है, इनका मूवमेंट होता है ऊपर से नीचे आने का मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों? क्योंकि इनकी जो फ्लो होने की रेट है वो बहुत कम है। क्योंकि लिक्विड तो बहुत बहता है, लिक्विड तो बहता है, लिक्विड तो फ्लो होता है, लेकिन ये फ्लो नहीं होते इसका मतलब बहुत कम होते हैं। यानी थे तो लिक्विड ही, लेकिन इनको बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया, सुपर कूल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया, तो एक तरह से सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये असली सॉलिड नहीं है, रियल सॉलिड नहीं है, ये क्या है? स्यूडो सॉलिड है। क्लियर है? अमोर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड क्यों कहते हैं? बात समझ में आई? अमोर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तरह से लिक्विड ही थे, लेकिन इनको बहुत कम टेम्परेचर तक ठंडा किया गया है, सुपर कूल्ड किया गया है, तो ये एक तरह से सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। असली सॉलिड ये नहीं है, असली सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई अमोर्फस सॉलिड आर नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड। तो क्यों कहा जाता है? ड्यू टू वेरी स्लो फ्लोइंग रेट, ड्यू टू वेरी स्लो फ्लोइंग रेट अमोर्फस सॉलिड आर नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड। इनकी बहने की जो रेट है वो बहुत कम है, जबकि लिक्विड तो बहता है, लेकिन ये बहते नहीं है, क्योंकि थे तो ये लिक्विड ही, लेकिन इनको बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया गया, कूल कर दिया गया, इसलिए एक तरह से सॉलिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्लियर? यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें हम तो हम बोल देंगे जो मेटल्स के जो साल्ट हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ऑल मेटल के साल्ट जो हैं, ऑल साल्ट ऑफ मेटल्स, साल्ट ऑफ मेटल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि अमोर्फस सॉलिड की बात करें, यस, अमोर्फस सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल, सुपर कूल्ड लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल कौन है? कांच, घर में लगा हुआ कांच। यस, तो बेस्ट एग्जांपल कौन हो जाएंगे इनके? कांच, ग्लास, यस, ग्लास, रबर, यस, रबर, यस, प्लास्टिक, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ amorphous solid. So crystalline solid and amorphous solid, very important question for board exam. Differentiate between amorphous and crystalline solid. So हम इन पॉइंट में इनको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम बोले इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, इनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती, इनकी इरेगुलर ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री का मतलब ये है, जैसे हमने कहा इसको, जैसे हमने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड को यदि चाकू से काटेंगे, ऐसे चाकू से काटेंगे तो दो बराबर टुकड़ों में, दो बराबर पार्ट में डिवाइड होता है। जो दो पार्ट होंगे वो एक दूसरे के होमोलोगस होंगे, सेम होंगे, यानी एक दूसरे को आपस में ढक सकते हैं। यदि एक फिक्स एक्सिस से क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटा जाए तो ये रेगुलर एज में करते हैं, यानी इनके जो कटने के बाद में जो एज होंगे ये भी क्या होंगे? शार्प होंगे, रेगुलर होंगे। क्लियर है? ये दो पार्ट हो गए। जबकि हम बोल रहे हैं अमोर्फस सॉलिड को यदि कोई शार्प नाइफ से काटा जाए तो ये ऐसे टुकड़ों में नहीं कटेंगे, ऐसे पार्ट में नहीं कटेंगे, इनकी जो सरफेस होगी वो क्या होगी? इरेगुलर सरफेस, ऐसे दो पार्ट में कटेंगे। क्लियर है? जैसे हम कह रहे हैं कि पनीर, चीज को काटेंगे तो ऐसे कटेगा, इनके जो एज होंगे वो शार्प होंगे, किनारे वो शार्प होंगे। जबकि यहाँ पे अमोर्फस सॉलिड को, कांच को काटोगे तो इसके किनारे शार्प नहीं होते, इसके इरेगुलर सरफेस होती है। इनकी जो पार्ट होंगे दो, इसकी इरेगुलर सरफेस होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं इरेगुलर ज्योमेट्री है। क्लियर? तो ये इरेगुलर ज्योमेट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते। दो बराबर पार्ट में डिवाइड होंगे तो उनकी सरफेस क्या होंगी? इरेगुलर सरफेस हो जाएगी। क्लियर? सेकेंड इज, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, यानी इनके पार्टिकल सेम फैशन में ही क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, एक ही फैशन में अरेंज होते हैं। जबकि यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है, चेंज होती रहती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। Melting point of crystalline solid is sharp. Melting point of crystalline solid is sharp. While amorphous solid have indefinite melting point. Indefinite melting point. Yes. Again, next point is isotropy. Very important point is melting point and isotropy. जो crystalline solid है वो क्या है? Anisotropic. एनआइसोट्रोपिक होने का मतलब मैंने बता दिया है, यानी हम कह रहे हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर जाएंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट।
फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन की चेंज होंगी, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं एनआइसोट्रोपिक, जबकि इधर ऐसा नहीं होता, इधर ऐसा नहीं होता। अमोर्फस है वो आइसोट्रोपिक होते हैं, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाने पे सेम रहती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बोल रहे हैं यही है असली वाले, ये है नकली वाले। ये नकली वाले हैं इसलिए इनको बोल देते हैं हम सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी ये थे तो एक तरह से लिक्विड ही, सॉलिड ही नहीं थे, लेकिन इनको यदि बहुत कम टेम्परेचर तक कूल कर लिया तो इसको ये सॉलिड की तरह बिहेव करेगी। जैसे हम बोल रहे हैं विंडो में लगे हुए कांच सालों तक एक ही एक जगह रहते हैं तो वो थोड़े थोड़े क्या होंगे, नीचे फ्लो होते रहेंगे। तो ये इनकी से पहले ऐसे थी और धीरे धीरे ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे आते जाएंगे तो इनकी शेप ऐसी होती जाएगी, यानी नीचे से मोटे हो जाएंगे, नीचे से थिक हो जाएंगे। क्लियर? तो इसलिए इनको बोलते हैं कि फ्लोइंग रेट बहुत कम होने की वजह से, बहने की रेट बहुत कम होने की वजह से इनको क्या बोल देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। एग्जाम्पल की बात करें तो इनके मेटल के जो साल्ट होंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड में हम बोल रहे हैं ग्लास, कांच, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सब इंक्लूडेड है। क्लियर? इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर। ये सब था सॉलिड की क्लासिफिकेशन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं अपनी बॉडी में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट, यस, सेल होती है। सेल मिलके, सेल की बार बार रिपीटेशन से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू की बार बार रिपीटेशन से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से अपने सिस्टम बनते हैं और सिस्टम से अपनी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही हम बोल रहे हैं सॉलिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो सॉलिड है, उसमें भी ऐसी कोई स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जो बार बार रिपीट होके क्या करेगी, सॉलिड का फॉर्मेशन करेगी। सबसे पहले बात हम बोल रहे हैं जैसे सॉलिड है वो क्रिस्टल ही मानेंगे, क्रिस्टल ही है असली सॉलिड। तो हम जहां भी क्रिस्टल बोले इसका मतलब सॉलिड की बात हो रही है। जो क्रिस्टल है उसके कई सिस्टम माने गए हैं, बट हमारे लेवल पे जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल माना जाता है। ये क्यूब है, यानी हम कह रहे हैं सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर एक ऐसी यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होके सॉलिड का फॉर्मेशन करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्लियर? ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉलिड, यानी इसके बार बार रिपीटेशन से सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। और सॉलिड में हम बोल रहे हैं कई टाइप के सिस्टम होते हैं, उसमें हम अपने लेवल पे एक ही टाइप का सिस्टम पढ़ेंगे जो है क्यूबिक सिस्टम। कौन सा है, क्यूबिक सिस्टम। आगे हम सारे सिस्टम की बात करेंगे, सिस्टम में यूनिट सेल के टाइप्स की बात करेंगे। सिस्टम जो आएंगे इनमें यदि यूनिट सेल को मिक्स कर देंगे तो एक बनता है ब्रेविस लेटिस। क्लियर? ब्रेविस लेटिस हम बोल रहे हैं जब सारे सिस्टम में कौन कौन से टाइप की यूनिट सेल होंगी, ये जो डिफाइन करता है वो है ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सारे ये सिस्टम सुझाए, उसने बताए टोटल 14 टाइप की अपने पास यूनिट सेल बन सकती हैं यदि इन सारे सिस्टम में इनको स्टडी किया जाए। तो ये ब्रेविस लेटिस आगे नाम है, इसकी आगे बात करेंगे अपन। अभी अपन बात करते हैं यूनिट सेल की। क्लियर है? यूनिट सेल। So what is unit cell? Unit cell is the smallest unit of solid which form the solid by repeating itself। यानी बार बार रिपीटेशन से अपन बोल रहे हैं इसके सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो यूनिट सेल है। जहां भी हम क्यूब में यदि पॉइंट देखेंगे, जहां भी डॉट देखेंगे तो ये डॉटेड जो स्ट्रक्चर होती है उसी को अपन क्या बोलते थे, क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस। अब हम इस यूनिट सेल के टाइप्स की बात करेंगे। यूनिट सेल के टाइप्स की बात, ये यूनिट सेल क्या है, डेफिनेशन की बात की अपन ने, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉलिड है, यूनिट ऑफ क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। इसके बार बार रिपीटेशन से हम कह रहे हैं क्या होगा, सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल? देयर आर
mainly two types of unit cell. First one is primitive. Primitive मतलब previous, यानी बहुत पुरानी. Oldest. Primitive means oldest. Second one is centered. Unit cell. Clear है? यूनिट सेल के हम टाइप्स की बात कर रहे हैं. दो टाइप्स होंगे. पहला प्रिमिटिव, सेकंड वन इज सेंटर्ड. प्रिमिटिव मीन्स ओल्डेस्ट, यानी सबसे पुराने टाइम से ये चली आ रही है. सेंटर्ड मीन्स इसके बाद की इसकी स्टडी की गई. क्लियर. अब हम देखेंगे इनमें और कौन कौन से टाइप है. प्रिमिटिव में हम बोल रहे हैं कि एटम्स का जो है अरेंजमेंट कैसे होता है, इन सब की बातें अपन आगे करेंगे. क्लियर. सो फर्स्ट थिंग ये याद रखना है, हमें बहुत टाइप के सिस्टम होते हैं. उसमें सबसे पहले अपन बोल रहे हैं एक क्यूबिक टाइप का सिस्टम अपने लेवल पे है. उसमें हम देखेंगे कि क्यूब में ये यूनिट सेल कैसे कैसे अरेंज्ड होती है. क्लियर है. तो देखिए सबसे पहला है प्रिमिटिव में एटम्स कैसे अरेंज्ड होते हैं पहले ये देखेंगे. प्रिमिटिव में हम कह रहे हैं एटम्स आर ओनली एट. एटम मैं जब भी बोल रहा हूँ इसका मतलब है कंपोनेंट, यानी कोई भी पार्टिकल है. हो सकता हो एटम हो, मोलिक्यूल हो सकता हो आयंस हो. जैसा सॉलिड होगा, मोलिकुलर है तो मोलिक्यूल होगा, कोवेलेंट है तो एटम होगा, आयनिक है तो आयन होगा. क्लियर. जहां भी बोलो एटम इसका मतलब पार्टिकल, यानी जो प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल है उसके अंदर पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे. पार्टिकल्स सिचुएटेड ओनली एट कॉर्नर. यस, इंपोर्टेंट. ओनली एट कॉर्नर, यानी ये कैसा होगा, ये ऐसा होता है. अभी अपन क्यूब बनाएंगे, फिर से क्यूब बनाना अच्छे से सीख लीजिए. इसमें बार बार क्यूब बनाने की जरूरत पड़ेगी. ये हमने क्यूब बना दिया. क्लियर. ये क्यूब बना दिया. हमने कहा प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल, इसका मतलब पार्टिकल्स हम कहाँ पे रहेंगे, ओनली एट कॉर्नर्स. तो एक क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं, एक क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. यस, दिस ऑल 8 आर कॉर्नर्स. यानी हम बोल रहे हैं प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल है, उसके अंदर पार्टिकल्स बोले तो एटम, आयन और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है. जैसा सॉलिड का टाइप होगा वैसा ही इसका पार्टिकल हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा. क्लियर. तो ये 8 जो पार्टिकल्स हैं ये कहाँ रहेंगे, प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल में ओनली एट कॉर्नर, यानी ये केवल कॉर्नर पे रहेंगे. क्लियर है. अब हम बोल रहे हैं ये टाइप ऑफ यूनिट सेल का सेकंड टाइप देखें, सेंटर्ड. तो ये देखने से पहले हम थोड़ी सी इस क्यूब की स्टडी कर लेते हैं. क्यूब में क्या क्या होता है चलिए देख लीजिए. इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है वो बाद में देखेंगे. तो पहले ये देख लीजिए क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं. क्यूब 8 कॉर्नर्स. ये सुनो. यस. 12 एज मीन्स किनारे. ये किनारे. आवर क्लासरूम इज ऑल्सो इन क्यूबिक शेप. इसको देख लीजिए आप, इसके 12 किनारे होते हैं. ये किनारे हैं, ये किनारे. तो क्यूब में टोटल कितने किनारे, 12 एज. किनारे कितने, 12. किनारे कितने, 12. यस. सेकंड हम बोल रहे हैं इसकी फेस कितनी है. तो एक क्लासरूम है, इसके 2 फेस ये, 2 फेस ये और 2 फेस ऊपर नीचे. जैसे हम बोल रहे हैं ऊपर नीचे, साइड में और ये साइड में, आगे और पीछे. फेस की बात करें तो कितनी फेस हो जाएंगी, यस 6 फेस. फेस कितनी हो जाएंगी, 6 फेस. क्लियर. हम यदि डायगोनल की बात करें तो क्यूब के कितने डायगोनल, ये रूम है, इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाने वाला और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को मिलाने वाला, यानी यहां से यहां और यहां से यहां. क्लियर. कितने हो सकते हैं. यदि बात करें क्यूब के डायगोनल की तो कितने हो सकते हैं, 4 क्यूब डायगोनल. क्यूब के डायगोनल की बात करें तो कितने हो सकते हैं, 4. यदि फेस की बात करें तो एक फेस में कितने हो सकते हैं, देखिए ये फेस में 2 हो गए. टोटल फेस है कितनी, 6. तो हम बात करें यदि फेस के डायगोनल की तो कितने हो जाएंगे, 6 into 2. यस. फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे, 12. वेरी गुड. ये एक क्यूब की थोड़ी सी डाटा हो गया, इसको अपने को लर्न करना है. आगे अपन बात करेंगे कौन यदि कॉर्नर पे है, फेस के सेंटर पे है, कहाँ है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो बात की बात है. अभी अपने को क्यूब की थोड़ी सी डाटा लर्न करना है. क्लियर.
क्यूब में 8 कॉर्नर हो जाएंगे, 12 एज हो जाएंगे, 6 फेस हो जाएंगे। क्यूब डायगोनल की बात करेंगे तो 4 हो जाएंगे। यस, यदि फेस डायगोनल की बात करेंगे तो 12 हो जाएंगे। क्लियर है। अब सेंटर्ड की बात करें हम, सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो पार्टिकल है वो कहाँ कहाँ रहेंगे। तो पहले हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप होंगे। सो फर्स्ट वन इज यस बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। सेकंड इज फेस सेंटर्ड एंड थर्ड इज एंड सेंटर्ड, थर्ड इज एंड सेंटर्ड। क्लियर। अब देखो ये नाम से पता चलना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। देखो प्रिमिटिव आ गई वो तो है ही है, यानी सेंटर्ड का मतलब क्या है, प्रिमिटिव तो आएगी ही आएगी, यानी एट जो कॉर्नर पे पार्टिकल्स आ गए वो तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा कहाँ कहाँ पार्टिकल होंगे ये अपने को देखना है। तो क्या लिख देंगे अपन, प्रिमिटिव, यानी प्रिमिटिव मतलब एट पार्टिकल तो रहेंगे ही रहेंगे, एट पार्टिकल तो कॉर्नर पे रहेंगे ही रहेंगे। इनका कंट्रीब्यूशन कितना वो बाद में देखेंगे, लेकिन एट पार्टिकल तो प्रिमिटिव के रहेंगे। प्लस में एक पार्टिकल कहाँ रहेगा, एक पार्टिकल बॉडी सेंटर्ड में रहेगा, एक पार्टिकल एट क्यूब सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब क्या है, क्यूब के सेंटर में रहेगा, यानी यहाँ पे एक पार्टिकल बीच में रहेगा, ये कमरे के बीच में एक पार्टिकल रहेगा। क्लियर है। यानी एट पार्टिकल तो कहाँ रहेंगे, कॉर्नर्स पे प्रिमिटिव वाले, और एक पार्टिकल रहेगा बॉडी के सेंटर में, यानी क्यूब के सेंटर में, यहाँ पे रहेगा। क्लियर। यस। फेस सेंटर की बात करें तो प्रिमिटिव तो सब में आएगी, मैंने बताया प्रिमिटिव, यानी पहले आ गई वो तो रहेगी सही, हो जाएगी नहीं, तो ये हो जाएगा प्रिमिटिव, यानी एट पार्टिकल तो कॉर्नर पे रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा फेस सेंटर, नाम से पता चल रहा है, फेस सेंटर यानी फेस के सेंटर पे रहेगा। कितनी फेस, यस 6 फेस। तो सारे की सारे 6 फेस पे हम बोल रहे ऊपर और नीचे वाले पे, 6 फेस पे क्या रहेंगे, 6 पार्टिकल्स एट फेस सेंटर, यानी जो फेस अपन ने कही थी 6 फेस है, इनके सेंटर पे भी 6 पार्टिकल रहेंगे। इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल पार्टिकल कितने आएंगे इसमें वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पार्टिकल तो कितने होंगे, 6 होंगे, लेकिन एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बाद में बात करेंगे। क्लियर है। यानी प्रिमिटिव में 8 पार्टिकल है, इसका मतलब ये नहीं कि 8 होगा 8 इसी में। क्लियर। यानी ये बाहर भी तो है। तो अभी अपने को ये लर्न करना है कि बॉडी सेंटर है, इसका मतलब प्रिमिटिव है, प्लस में एक पार्टिकल क्यूब के सेंटर में है। फेस सेंटर्ड है, इसका मतलब एक प्रिमिटिव तो है 8 पार्टिकल कॉर्नर पे, प्लस में 6 पार्टिकल है वो फेस के सेंटर में। क्लियर। थर्ड वन है एंड सेंटर्ड, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी जाती, फिर भी अपने को ये दो ही लर्न करनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये तो करनी ही करनी है। एंड सेंटर्ड का मतलब है ओनली आमने सामने की, फेस में ही हूं, यानी प्रिमिटिव तो आएगी आएगी, प्लस में यानी दो पार्टिकल हो आमने सामने की, अगेंस्ट की, जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, उन फेस के, यानी इस फेस के और उस फेस के, जैसे इस फेस के और इस फेस के, इस और इस, ऊपर नीचे, लेफ्ट और राइट, ऐसे ही हम बोल रहे हैं। यदि आमने सामने वाली फेस के सेंटर पे भी दो पार्टिकल और हो तो उसको बोल देते हैं एंड सेंटर्ड। क्लियर। सो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब हम इनकी यूनिट सेल की बात करेंगे, इसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, यानी ऐसा नहीं है कि प्रिमिटिव है इसमें 8 पार्टिकल है, पार्टिकल कितने हैं टोटल उसका कैलकुलेशन आगे अपन करेंगे। अभी अपन देख रहे हैं यूनिट सेल के टाइप्स। तो समझ में आया। यूनिट सेल हमने सबसे पहले डिस्कस किया होती क्या है। यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये एक ऐसी चीज है जो बार बार रिपीट होके सॉलिड का फॉर्मेशन करती है। क्लियर। तो अब इनके दो टाइप देखे मेनली, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव में हमने कहा कि पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे, क्यूब के सेंटर पे रहेंगे, सॉरी क्यूब के कॉर्नर पे रहेंगे ओनली। कहाँ रहेंगे, एट कॉर्नर होते हैं क्यूब के, तो एट कॉर्नर पे एट पार्टिकल्स रहेंगे। क्लियर। सेकेंड वन इज सेंटर्ड, सेकेंड इज सेंटर्ड। कौन सी सेंटर्ड, तो कौन कौन सी, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। हम कह रहे हैं बॉडी सेंटर्ड का मतलब सारे के सारे के अंदर, प्रिमिटिव तो ऑलरेडी प्रिमिटिव सब में आएगा, यानी 8 पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा एक पार्टिकल यदि क्यूब के सेंटर में है तो इसको बोल देंगे बॉडी सेंटर। यदि सारी 6 फेस के सेंटर पे है तो हम बोल देंगे इसको फेस सेंटर। यदि आमने सामने के फेस पे है तो इसको बोल देंगे एंड सेंटर। क्लियर।